नमस्कार। टर्की पर हुआ हमला, टर्की की एरोस्पेस इंडस्ट्री पर हुआ है हमला, और टर्की के 3-4 जगहों पर हमला हुआ है। टर्की जो कि अब तक बहुत पीसफुल था, और ये पूरी मुस्लिम वर्ल्ड कसमें खाती थी कि टर्की से पीसफुल कोई मुस्लिम कंट्री नहीं, उस पर हमला हुआ। अर्दोगान जो कि कश्मीरी आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर बोलने से कहीं नहीं चूकते थे, आज शायद उनको इस बात का मलाल होगा कि आतंकवाद मेरे ही कंट्री में घुस गया है। टर्की वैसे भी वेस्टर्न वर्ल्ड के जिसे बोलते टारगेट पे था, और इस्लामिक आतंकवाद, अरे पाकिस्तान से अच्छी दोस्ती रखोगे और वहां के लोग आपके पास आएंगे जाएंगे आराम से, तो आतंकवादी भी आएंगे जाएंगे, और आतंकवादी क्या करेंगे आपको भी पता है। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ मेजर समर सिंह तूर। मेजर साहब एक लंबे अरसे से भारत की सेवा में है। पहले देश में आपने सेना में सेवा की, और उसके बाद आप सोशल मीडिया के थ्रू और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू सेवा कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर ये बताइए धन्यवाद कि रोहित जी। हम चीन पर भी बात करेंगे, लेकिन क्योंकि चीन में भी एक बड़ा डेवलपमेंट है, लेकिन उससे पहले तुर्की पर हमला, क्या बोलेंगे आप सर? देखिए रोहित जी, जहां तक टर्की का सवाल है, पहली चीज तो उसके नेबर्स के साथ उसके संबंध बहुत खराब हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे साइप्रस के पास कुछ आइलैंड है, वो आइलैंड्स पे टर्की ने जबरदस्ती का क्लेम किया हुआ है। तो वहां पे काफी प्रॉब्लम चल रही है टर्की की या बॉर्डर एरियाज को लेके। ये वाटर फ्रंट के पास है। दिस इज सम एरिया नियर, आई थिंक देयर फ्यू ऑफ द आइलैंड्स जिसको काफी मतलब डिस्प्यूटेड है। एंड टर्की बहुत एग्रेसिव तरीके से इन आइलैंड्स पे अपना क्लेम जताता है, सिमिलर ऑन द लाइंस ऑफ जो चाइना कर रहा है फिलीपींस और जापान के साथ। अगला क्या है, टर्की ने अपनी फौजें उत्तरी सीरिया में भेजी थी और सीरियंस पे हमला कराया था, और जो बॉर्डरिंग टाउन्स हैं सीरिया के, वो टर्की ने जबरदस्ती ऑक्यूपाई किए थे। और ये तब की बात हो रही है जब आइसिस को खदेड़ा जा रहा था रशिया के थ्रू, और अमेरिकन की भी काफी हद तक प्रेजेंस थी, पर S-400 की वजह से वहां पे नो फ्लाई जोन थी फॉर यूएस। तो इस दौरान टर्की ने बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस की वहां पे। जो नॉर्दर्न सीरिया के फाइटर्स हैं उनके साथ इनके बहुत ज्यादा स्कर्मिशेस चले। इन्होंने वहां पे पब्लिक और जो औरतें बच्चों पे भी बहुत जुल्म किए। तो इसको लेके भी एक थियोरी आगे आ रही है। दूसरा, जो टर्की ने रेवोल्यूशन लेके आया है, हम सब जानते हैं एर्दोवान, जो इनके जो मेन लीडर हैं, एर्दोवान के जो सन इन लॉ हैं, वो बरियक्तर कंपनी के मालिक है, और एर्दोवान जी का भी इसके अंदर शेयर है, जो बरियक्तर कंपनी है जो ड्रोन बनाती है। और इन्होंने ही पाकिस्तान को काफी लेटेस्ट और अपग्रेडेड यूएवीज और ड्रोन्स से लैस किया है, और यूएवीज जिनके ऊपर मिसाइलें लग सकती हैं। तो इन्होंने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ हथियार यूएवीज के साथ लैस किया है बरियक्तर कंपनी ने। तीसरा, जो F-35 जो प्रोग्राम था यूएसए का, उसमें टर्की ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा था कि उन्हें ये एयरक्राफ्ट मिलना चाहिए। जब बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगा टर्की की तरफ से, और अगर आपको याद होगा, एक तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी तुर्की में जो असफल थी। ये बेसिकली यूएसए ने करवाया था अपनी सीआईए के थ्रू, पर ये जो मिलिट्री coup है ये फेल हो गया था, और एर्दोवान के जो लॉयलिस्ट हैं उन्होंने काफी लोगों को इसमें जेल जेल करवाई, और इन्हें सजाए मौत भी दी। तो वहां से टर्की और यूएस के रिलेशंस डाउन स्लोप ही गए हैं। और आज की तारीख में इन्होंने फिर वेपनाइजेशन ऑफ गल्फ, वेपनाइजेशन ऑफ अदर गल्फ कंट्रीज किया। तो जैसे आपने सुना होगा कि अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच जब लड़ाई छिड़ी थी,
तो अजरबैजान को सबसे ज्यादा जो मेन स्टे बरियक्तर ड्रोन्स हैं वो टर्की ने ही दिए थे अजरबैजान को अर्मीनिया के खिलाफ। और मैं आपको बता दूं और दर्शकों को भी बता दूं कि अर्मीनिया की साइड इंडिया ले रहा है और तुर्की ले रहा है और पाकिस्तान ले रहा है अजरबैजान की साइड। तो तो ये कुछ हद तक गुटबाजी शुरू हो गई है और इसी कारण ब्रह्मोस मिसाइल और हमारी जो आर्टिलरी गन सिस्टम्स हैं वो अर्मीनिया ने काफी बड़ी तादाद में इंडिया से खरीदे हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये प्रोबेबली CIA का पक्का हाथ हो सकता है इसके पीछे। दूसरा, जो सीरियन रिबेल्स हैं जिनके ऊपर टर्किश फोर्सेस ने काफी जुल्म उठाए, ये वाली एक मिलिशिया ग्रुप भी हो सकती है जिन्होंने टर्की के ऊपर ये हमला किया है। तो आज टर्की एरोस्पेस का जो हेडक्वार्टर्स है, तो इसके ऊपर एक आत्मघाती हमला हुआ है जिसके अंदर खबर आ रही है कि बहुत सारे इनके साइंटिस्ट, बहुत सारे इनके R&D वाला स्टाफ और जो असेंबली लाइन में जो मेन इनके वर्कर्स थे उन सबको बड़ी तादाद में मार दिया गया है। तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा, आप कह दीजिए, इनकी ड्रोन इंडस्ट्री पे एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, सेटबैक है। और ये जो फिदाइन हमला हुआ है इसे प्रोबेबली भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा टर्की को, क्योंकि इतने सालों से जो रिसर्च कर रहे हैं, जो R&D कर रहे हैं, जो इनका 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहे थे, ये वो साइंटिस्ट है जिनको मारा गया है। तो ये मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा लॉस है कि आने वाला समय ही बताएगा कि इनके जो 5th जनरेशन फाइटर का प्रोग्राम काफी हद तक डिले भी हो सकता है, काफी हद तक ये हॉल्ट पे भी आ सकता है। और जब ऐसे फंडिंग वाले प्रोग्राम हॉल्ट पे आ जाते हैं तो इनका इकोनॉमिकल डैमेज बहुत ज्यादा होता है और ये कंट्री की GDP पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो यस, टर्की को अब समझ जाना चाहिए कि इट शुड बिहेव लाइक अ प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री, नॉट लाइक अ ऑटोक्रेटिक कंट्री। एंड देखा जाए तो ऑटोक्रेटिक तरीके का ही रूल है। जैसे एर्दोवान कम से कम 20 सालों से पावर में है और कोई नया लीडर आ भी नहीं रहा है आगे, ना ही आने देते हैं। तो ये बहुत, मतलब देखिए, जब सत्ता बहुत लंबी चलने लगे और लोगों में डिसग्रंटलमेंट आने लगे और तख्ता पलट की भी कोशिश हो, ये इंडिकेटर्स होते हैं अगेंस्ट द रूलिंग गवर्नमेंट इन पावर कि देखिए पब्लिक आपके साथ असहमत है और असहमति की वजह ये पर्टिकुलर कारण है। तो अब देखते हैं कि टर्की अभी इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बयान देगा और उसके बाद और क्लियर हो जाएगा कि टर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को ही क्यों टारगेट बनाया गया है। क्या क्या ये टर्की के स्टेल्थ फाइटर पे भी टारगेट है? देखिए, स्टेल्थ फाइटर जेट जो है टर्की का, वो कहा जाता है कि इन्होंने US का ही डेटा क्या गलत तरीके से हासिल किया है और इन्होंने अपना ये स्टेल्थ फाइटर वाला प्रोग्राम एस्टैब्लिश किया है। सो इन्होंने, इट इज बाय अनफेयर मींस, जो इन्होंने इंटेलिजेंस गैदरिंग करके, इनके ब्लूप्रिंट स्टोरी करके, सेम जैसे चाइना ने किया था। फर्क इतना था कि चाइना के जिन्होंने किया था वो पकड़े गए थे, इनके पकड़े नहीं गए। ऊपर से जो बरियक्तर कंपनी का जो मालिक है वो जो है, उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई की है, उन्होंने बॉस्टन रोबोटिक्स कंपनी के साथ भी काम किया है, बोइंग कंपनी के साथ भी काम किया है, तो उनको तजुर्बा बहुत है। तो वो उनका काफी नो हाउ टेक्नोलॉजी को टर्की में ले आए थे, पर दुनिया को ये नहीं पता था कि ये इसे इतनी बड़ी तादाद में वेपनाइजेशन कर देंगे। पहले तो UAV के पर्पसेस क्या थे? एग्रीकल्चरल, जियोग्राफिकल, एंड लैंड सर्वेज, ठीक है, वेडिंग्स एंड एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स,
इन सब चीजों के लिए ड्रोन्स आए थे मार्केट में, और मेन प्लेयर था चाइना का DJI। पर साथ ही साथ हमने देखा कि यूएवी की कैटेगरी में ये नैनो, स्मॉल, माइक्रो, मीडियम और लार्ज कैटेगरी में इन्होंने जितने भी ड्रोन लाए इन सबको हथियारों के साथ लैस कर दिया। एज अ रिजल्ट आज की तारीख में आप देख लीजिए कि पूरी दुनिया में अब वॉरफेयर चेंज हो गया है, कर्टसी टर्की एंड चाइना की DJI मैविक कंपनी, जिनकी वजह से ये सारी चीजें बदल चुकी हैं। अब AI डोमिनेट कर रहा है अब बैटलफील्ड को। अच्छा सर, अब बात करते हैं इंडिया चाइना रिलेशंस की। क्या चाइना और इंडिया के बीच में जो अभी जो कॉम्प्रोमाइज हुआ, या जिसे बोले आपके दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया है कि हम 2020 वाले लेवल पे पहुंच जाएंगे वहीं पे, और दोनों के दोनों पेट्रोलिंग करेंगे, जॉइंट पेट्रोलिंग करेंगे, इसके पीछे पुतिन की ग्लू है। ये पुतिन की ग्लू कितना चल पाएगी, और क्या पुतिन दोनों कंट्रीज के बीच में मामला ठीक कर पाएंगे, जो पिछले 1962 से, यानी कि तकरीबन हम 60 साल से ऊपर हो गए, हम देख रहे हैं कि नहीं हो पाए। रोहित जी, एक बड़ी मशहूर कहावत है अंग्रेजी में, वंस बिटन ट्वाइस शाय। यदि मधुमक्खी आपको एक बार डंक मार दे तो आप अपना दुगना ध्यान रखेंगे कि आप उसके पास दोबारा या उसकी नजदीकी दायरे में ना जाएं, उस पे भरोसा ना करें। तो चीन और हिंदुस्तान के साथ भी यही बिल्कुल स्थिति है कि जब से धोखा हुआ है तब से हमें चीन के ऊपर भरोसा नहीं रहा है। अब मुद्दे की बात यह है कि रशिया ने प्रेशर डाला है चीन पे। क्यों? क्योंकि अभी ईस्ट वर्सेस वेस्ट में रूस, चाइना, ईरान ये सारे कमजोर पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई पुख्ता और कोई स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी का बैकअप नहीं है। इनके पास मेनली कम्युनिस्ट रूल का सिग्नेचर है। चाहे आप रशिया ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, नॉर्थ कोरिया तो है ही कम्युनिस्ट। ठीक है, तो अब आप देखिए गुट बन गए हैं। एक गुट है शिया लेड रेजिस्टेंस का अगेंस्ट इजराइल, वो हो गया आपका ईरान, वो आपका हो गया लेबनान, और वो हो गया आपका पैलेस्टाइन, और काफी कुछ हद तक सीरिया। ठीक है, पर इस लड़ाई में सीरिया आगे खुल के नहीं आया, क्योंकि बशर अल असाद ने बोल दिया है कि वो इस लड़ाई में पड़ना नहीं चाहते, क्योंकि पहले ही जो उनके देश में गृह युद्ध शुरू हुआ था सीरिया में, वो हिजबुल्ला की ही देन है, लेबनान से। और ईरान ने काफी हद तक हिजबुल्ला को हथियारों के साथ, मिसाइलों के साथ लैस किया हुआ था। तो देखिए आपसी संबंध काफी खराब हुए पड़े हैं, क्योंकि ना ही मिस्र ना ही जॉर्डन ईरान का साइड ले रहा है। ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं गल्फ की, इन्हें पीस और तरक्की से लेना देना है, ये कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट में पहले पढ़ के देख चुके हैं, और इनका जो इकोनॉमिक डैमेज हुआ था उसे उभरने के लिए इन्हें कई साल लगे। तो वापस अगर हम चाइना की तरफ रुख करते हैं, तो चाइना का मेन मुद्दा है वन चाइना पॉलिसी, वो उनकी प्रायोरिटी नंबर 1 है। तो वन चाइना पॉलिसी में उनका मेन मुद्दा क्या है? ताइवान। तो बेसिकली इन्होंने, दे आर बाइंग टाइम, इन्होंने समय खरीदा है रूस की बात सुन के, और रूस को इन्होंने तसल्ली दिलाई है कि ठीक है, ये बातचीत करने के लिए राजी हैं। पेट्रोलिंग वापस 2020 का जो स्टांस था, वापस 14 जून से पहले का जो स्टांस था 2020 का, उस पर ये वापस अमल करेंगे। पर अब मुझे एक बात बताइए, गलवान किसी ने नहीं सोचा था कि कब हम पे ये नौबत आएगी। तो वैसे ही मैं डेप्सांग हो गया, डेमचौक हो गया, ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट जोन्स और एरियाज हैं जहां पे कोई भरोसा नहीं कि चाइना, क्या पता ये टैक्टिकल मूव है समय खरीदने के लिए, ताकि उनका फुल फोकस ताइवान की तरफ जाए और उनका होम फ्रंट कम से कम सिक्योर रहे, ताकि वो ताइवान पे ज्यादा फोकस डाल सके। नंबर 2, यदि चाइना के संबंध इंडिया के साथ अच्छे नहीं होते या नहीं सुधरते, तो इंडिया के करीबी कौन आते जा रहे हैं? अमेरिकी।
वेस्टर्न कंट्रीज हमारे ज्यादा करीब आ रही हैं। और उसका एक प्रूफ हम कह सकते हैं 31,000 करोड़ का जो MQ-9 रीपर का जो डील हुआ है रिसेंटली, उसकी वजह से चाइना को पसीने आ रहे हैं, क्योंकि ये अमेरिकन इक्विपमेंट है, इनकी क्षमता है हजारों किलोमीटर कवर करने के लिए। और अब 24 घंटे चाइना के भीतर 50 किलोमीटर तक अंदर क्या एक्टिविटी और गतिविधियां हैं, क्या क्या डिप्लॉयमेंट्स हैं, वो सब MQ-9 रीपर जो ड्रोन्स हैं, UAVs, ये हमारे एयर स्पेस के अंदर उड़ते उड़ते भी हमें खबर देंगे। इनमें अर्ली वार्निंग इक्विपमेंट भी लगा हुआ है। नंबर 3, ये स्टेल्थ हैं, स्टेल्थ मोड में होते हैं, तो ये डिटेक्ट नहीं होते रेडार पे। तो अब जाहिर सी बात है कि जो डेटा ये हम अक्वायर करेंगे, ये डेटा 101% यूएसए भी अक्वायर करने की कोशिश करेगा हमसे, ताकि चाइना के ऊपर नजदीकी आंख रख सके। तो एक तो ये इनसिक्योरिटी चाइना में बढ़ गई। नंबर 4, जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, उसका मेन मुद्दा था जब शेख हसीना ने बोला अ वाइट मैन अप्रोच्ड मी फॉर ग्रांटिंग ऑफ एयरफील्ड एंड नेवल पोर्ट इन चिटागोंग। वो जब उन्होंने मना कर दिया तो शेख हसीना ने बोला उसकी वजह से, मना करने की वजह से ये तख्ता पलट की नौबत आ गई। इन्होंने ये पैसे और डॉलर्स डाल डाल के ये प्रोटेस्ट का एक, ये तो बहाना था, जो रिजर्वेशन कोटा था शेख हसीना ने जो डाला था मुक्ति बाइनी के लिए, उनके स्टूडेंट्स और बच्चों के लिए। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि शेख हसीना ओवरथ्रो हो गई। पर सबसे दिलचस्प बात, अमेरिका को आना था चिटागोंग, उसकी जगह पिछले हफ्ते चाइना की नेवल फ्लीट चिटागोंग आके डॉक कर गई। सो आज की तारीख में चाइना की जो 2 या 3 युद्ध पोते हैं, वो चिटागोंग पोर्ट बांग्लादेश में अभी वहां पे एंकर की हुई हैं, वहां पे मौजूद है। अब क्या होता है, इट इज अ फाइट बिटवीन एरिया डोमिनेंस बिटवीन अमेरिका और चीन। तो चीन जहां जहां, वो चीन देखिए अपना क्लेम बिठा रहा है। पहले उसने मालदीव्स पे क्लेम डाला, ठीक है, वहां पे आ गया। फिर उसने हरमन टोटा पे किया, उधर आ गया। नंबर 3, स्पेकुलेशन हो रहा है कि कोको आइलैंड्स में वहां पे चाइनीज सोल्जर्स लैस हैं, पर वो म्यांमार आर्मी की यूनिफॉर्म में है। कोको आइलैंड्स जो जो अंडमान निकोबार से 42 किलोमीटर उत्तरी दिशा में है, म्यांमार की साइड, उधर इनकी मौजूदगी बताई जा रही है। मलक्का स्ट्रेट में डोमिनेंट पेट्रोल हो रहे हैं। फिलीपींस के कोस्ट गार्ड के साथ बहुत सारी झड़पें हुई हैं चाइना की। और चाइना बेसिकली अपनी मेन नेवी को आगे नहीं कर रहा है। जो इनके रेबल्स और मिलिशिया, जो सिविल स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म फैला रहे हैं, ये जो सिविल फिशिंग बोट्स हैं, इनके जरिए ये फिलीपींस के वाटरवेज के, वाटर इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर इन्फिल्ट्रेट करवा रहे हैं। उनकी फिशेस और उनके जो स्टॉक ऑफ फिशेस है उसे चोरी कर रहे हैं, और इनके जो वाटरवेज है उसकी स्पेस को और इंटीग्रिटी को चैलेंज कर रहे हैं। और ये फिलीपींस के साथ कॉन्स्टेंटली हो गया। उसी कारण इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को बेची है उनके सेल्फ डिफेंस के लिए। तो देखिए जहां जहां चाइना अपना रुख एग्रेसिव कर रहा है, उधर उधर इंडिया अपने वेपन सिस्टम्स भी ओपन कर रहा है मार्केट में। अब वियतनाम को देख लीजिए, वियतनाम इज एंटी चाइना, और काफी प्रेशर है वियतनाम पे भी फ्रॉम चाइना। और वियतनाम ने भी इंटरेस्ट दिखाया है, और उन्होंने भी हमारे आर्टिलरी गन सिस्टम्स, हेलीकॉप्टर गनशिप्स, और उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल में भी इंटरेस्ट जताया कि वो खरीदना चाहते हैं। तो देखिए जो जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जहां जहां चाइना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वहां पे इंडिया अपना इज डूइंग इट्स बेस्ट कि उन्हें सेल्फ डिफेंस के लिए उन्हें हथियार पहुंचाए। अब अगला फैक्टर हम आते हैं, अमेरिकन नेवल फ्लीट का फोकस आज की तारीख में 70% गल्फ में है। क्यों? क्योंकि इजराइल वर्सेस ईरान एंड हमास एंड वर्सेस हिजबुल्ला एंड वर्सेस हूती जो यमन में है, इतनी सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ जो इजराइल ने जंग छेड़ी है,
उसकी बैकिंग के लिए 70% जो नेवल फ्लीट है यूएस की, वो आज की तारीख में गल्फ में है। तो चाइना काफी कॉन्फिडेंट है कि आने वाले समय में ये ताइवान के को ऑक्यूपाई करने की रणनीति में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं होगी अमेरिका की। और ये बेसिकली कुछ समय की बात है। एक बार इन्होंने अगर यदि ताइवान का ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, उसके बाद इनके पास और कोई रुख नहीं बचा सिवाय इंडिया की तरफ। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि इंडिया के पास ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को मिलिटरली और टेक्निकली अपग्रेड करे जल्द से जल्द, ताकि हम चाइनीज मिलिट्री को काउंटर कर सके। और मैं बताता हूं हमारा गैप टेक्नोलॉजी वाइज क्यों बढ़ गया है, क्योंकि चाइना अपने आप को तैयार कर रहा है टू फेस अमेरिका। तो उसकी जो टेक्निकल लेवल है वो इट इज इक्वलेंट टू काउंटरिंग अमेरिका, नॉट टू अटैक इंडिया। तो हमें बेसिकली कैचिंग अप करनी है। बट एज फार ए थ्रेट लेवल इज कंसर्न, देखिए थ्रेट नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह है चाइना के लिए। यदि चाइना ने एक पूरी दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पे हमला करने की कोशिश की, तो वेस्टर्न कंट्रीज चाइना को नोच खाएगी, और सबसे पहले जो झपटा मारेगा चीन पे वो होगा जापान। और चाइना सबसे ज्यादा डरता है जापान से और हिंदुस्तानी सिख सोल्जर से। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो बहुत बड़े खौफ का फैक्टर है चाइनीज सोल्जर के लिए। एंड अब मैं पांचवें फैक्टर पे आता हूं। आज की तारीख में अक्टूबर महीना खत्म होने वाला है, नवंबर शुरू होने वाला है, विंटर्स आ गए हैं लगभग। तो देखिए लेह लद्दाख रीजन, सियाचिन रीजन, हम 1947 से लेह लद्दाख को संभाले में और 1984 से सियाचिन को संभाले में। तो एज फार एज इकोनॉमिकली इट इज कंसर्न एंड मैन पावर वाइज एंड फाइटिंग वाइज इट इज कंसर्न, हमारे ट्रूप्स तैयार हैं, हमारे ट्रूप्स को आदत हो गई है इन जगहों की, वो अक्लमटाइज हो गए हैं। चाइनीज ट्रूप्स अक्लमटाइज नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि उनकी टेरेन में फ्लैट फीचर है, प्लेटो, और जो टेम्परेचर्स प्लेटो के ऊपर डिप करते हैं वो -70 -80 तक जाते हैं, जहां पे सर्वाइवल का कोई गुंजाइश नहीं रहता सर्दियों में, क्योंकि ओपन ग्राउंड है, हाइट बहुत ज्यादा है, और प्लेटो ऐसा फीचर है जहां पे कोई आड़ भी नहीं होती, तो आप खुले मैदान में हैं। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और काफी ह्यूमन लिमिटेशंस आ जाती हैं जब ऐसे वेदर को आप फेस करें। तो ये प्रोबेबली चाइना पे बहुत हावी हो रहा है। और इकोनॉमिकली देखिए चाइना ब्लीड कर रहा है, क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन चल रही है। चाइना ने जितने लोन्स दिए हैं कंट्रीज को वो वापस पे बैक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर प्रेशर बना हुआ है। बलूचिस्तान के थ्रू ग्वादर पोर्ट का काम रुका हुआ है। अभी कराची पोर्ट पे चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर हमला हुआ जिसमें चाइनीज की भी मौतें हुई हैं। तो सीपेक का फेलियर एक बहुत बड़ा झटका लगा है चाइना को, जो कि पाकिस्तान इज द मेन रीजन। और इसी वजह से अब चाइना प्रेशर डाल रहा है पाकिस्तान पे कि चाइनीज मिलिट्री शुड कम एंड गिव प्रोटेक्शन टू द काराकोरम हाईवे एंड द सीपेक हाईवे विच गोज टू ग्वादर। और आज की तारीख में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्वादर पोर्ट इज विद चाइना, नॉट विद पाकिस्तान। तो डिसग्रंटलमेंट पाकिस्तान के ग्वादर और बलूचिस्तान में यह है कि बाहर से एक विदेशी देश की कंपनी आती है, वो अपने ही एम्प्लॉइज को लेके आती है और एम्प्लॉय करती है। तो वहां पे लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहाँ हुआ, वहां पे लोकल डेवलपमेंट कहाँ हुई? कुछ भी नहीं हुई। एज अ रिजल्ट वहां के लोग गरीबी में ही बैठे हुए हैं, और उनके पास ये बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स तैयार हो रहे हैं, पर उनको यूज करने के लिए भी उन्हें परमिशन नहीं है, या फिर टोल पे करने के लिए भी पैसे नहीं है वहां के लोकल लोगों को। तो बेसिकली पाकिस्तान दब चुका है, वो काफी भारी डेट में है। एंड श्रीलंका को भी हमने $4 बिलियन दिए ताकि वो चाइना को दे सके, तब जाके हरमन टोटा ही
एक टुकड़ी था पोर्ट का जो इन्होंने 99 ईयर लीज पे दिया, वरना बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था इन टर्म्स ऑफ चाइनीज इंटरवेंशन। तो देखिए, चाइना इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट कि जो उसके जो पूरा जो 7 डॉट्स है, 7 आइलैंड्स है ना, विच इंक्लूड्स मलाक्का स्ट्रेट, है ना, बिकॉज देखिए कोको आइलैंड्स पे, अगर यदि चाइना ने कोको आइलैंड्स पे है तो वो मलाक्का स्ट्रेट को ब्लॉक करेंगे और सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, इट विल क्रैश। एंड मैं दर्शकों को एक और चीज बोलूंगा, अभी चाइना ने थाईलैंड के बीच में से दे आर ट्राइंग टू मेक अ पैसेज समथिंग लाइक द सुएज कैनाल, जो डायरेक्ट चाइना में जाए। तो इस पे आप बिल्कुल आर्टिकल पढ़िएगा और इस पे नजर रखिएगा कि ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो थाईलैंड के बीच में से जो ये रास्ता काट के बना रहे हैं, जो चीन तक जाएगा वाटरवे, इसके ऊपर ज्यादा मॉनिटरिंग होगी, क्योंकि यदि ये बन गया तो आप समझ लीजिए कि मलक्का स्ट्रेट में सिंगापुर की इकोनॉमी पे बहुत भारी लॉस और प्रभाव होगा। सही बात है, ये बात सही है। और ये भी कि चाइना का ये अभी हमें बहुत, चाइना ने जो हमारे साथ एग्रीमेंट्स किए हैं उनको बोला तो ये जा रहा है कि चाइना ने ही बोला कि दोनों साइड्स को करना पड़ेगा, इंडिया को सपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन हमें बहुत शक की नजर से देखना पड़ेगा चाइना को कि क्या वो हमारे साथ सपोर्ट करता है या वो पहले की तरह दोबारा पलट जाता है। थैंक्स अ लॉट सबत सर फॉर जॉइनिंग, समीर तूर साहब जो कि इंडियन आर्मी में पहले ऑफिसर रह चुके हैं और अब भी देश की सेवा में लगे हैं। थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। जय हिंद जी, जय हिंद।